It is day 6 of previous year questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ सबसे पहले हम कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लिखा है कि प्रोटियस इज ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, है ना। तो जो प्रोटियस था वो ग्रीक सी गॉड है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है आकृतियाँ अपनी बना सकता है। द अदर सी गॉड इज ट्रीटॉन हु राइजेज विद हिज कॉन्च, अपने शंख के साथ उठता है निकलता है, विच ही ब्लोज, जिसको वो बजाता है, इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, जो लहरें हैं उन्हें शांत करने के लिए। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के वर्क में ये दो गॉड जो जिक्र यहाँ किया गया है कहाँ पर अपीयर होते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो पोएम है इनकी, है ना, सोनेट है ये, इसमें ये हमें दिखाई देते हैं। द सी दैट वेयर्स हर बूशम टू द मून, तो ये लाइन है इसी पोएम की और ये पूछा गया कि कहाँ से ली गई है, तो ये जो लाइन है वो द वर्ल्ड इज़ टू मच इस सोनेट की लाइन है। द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड morals hold which मिल्टन हेल्ड अपीयर इन, तो ये जो लाइन है कहाँ अपीयर होती है, दिखाई देती है। इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, तो ये सोनेट है इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज़, तो जो माइकल है उसकी कॉटेज का नाम क्या था, तो उसकी कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार, उसकी कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिकल बल्लड इज़ नॉट ट्रू। तो लिरिकल बल्लड के साथ साथ रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है, आप जानते हैं, और ये जो लिरिकल बल्लड हैं वो हमें 1798 में देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? इट कैरिड आउट ओनली वन बल्लड प्रॉपर विच वॉज कॉलरिज द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर। तो ये वाली बात सही है कि एक इसमें बल्लड होता है जो कि कॉलरिज के द्वारा लिखा हुआ है और उसका नाम है द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर। इट ऑल्सो कैरिड पास्टोरल एंड अदर पोइम, तो कुछ जो पास्टोरल पोइम्स हैं और अदर पोइम हैं, हाँ इसमें बल्लड में पोइम्स यहाँ हैं। इट कैरिड अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड, हाँ 1800 में लिरिकल बल्लड है जो है 4 बार पब्लिश होते हैं, तो यस जो लिरिकल प्रीफेस इसमें ऐड किया गया था 1800 में, ये भी बात सही है। इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड, तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ नॉट करेक्ट। इसने जो थॉमस ग्रे है उनकी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इसको प्रिंट नहीं किया था, ये बल्लड में हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वर पब्लिश 1751 एंड नॉट अ लिरिकल बल्लड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर नेचर देन the coarser pleasures of my boys' days and their glad animal movements all gone by to me was all in all। तो यहाँ पर ये जो बात है, these lines from Tintin Away revisited वर्ड्सवर्थ इज़ टॉकिंग अबाउट, तो ये जो उनकी टिंटन पोएम है ना वहाँ की ये लाइन है, इसमें जो वर्ड्सवर्थ है क्या बात कर रहा है, तो देखो फॉर नेचर देन, और प्रकृति के लिए, फिर द कॉर्सर प्लेजर जो उसका सुख है, कौन सा सुख, उनके जो बॉयज़ डेज़ का, जो उनके बचकाने दिनों का है, एंड देयर ग्लैड, और उसका जो सुख है एनिमल मूवमेंट्स, और उस तरह से गो ऑल गो बाय टू मी, सब कुछ मुझसे चला गया, ऑल इन ऑल, हर एक चीज़, है ना, इस तरह की बात यहाँ पे कर रहे हैं इसमें। तो द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, या फिर द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेज
his relationship with nature या third stage in his relationship with nature। तो जो इसका आंसर है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और क्या बोथ उनका जो फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है ना, उनके किसकी संबंध की, रिलेशनशिप की, नेचर के साथ, वो दोनों ही चीज़ इस स्टेंजा से झलकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा किसके ऊपर, थॉमस हार्डी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। एक पर्टिकुलर पोएम है ना, वो उसकी बेस्ट क्योर बनी डिस्पेयर, निराशा में। तो विच इज़ दैट पोइम, कौन सी वो पोइम है, माइकल है, टिंटन एवे रिविजिटेड है, या इडियट बॉय है, या लीच गैदरर है। तो क्या इसका आंसर है, तो द आंसर इज लीच गैदरर। थॉमस हार्डी बहुत ज़्यादा इस पोइम से प्रभावित होते हैं लीच गैदरर से। तो लिखा है वर्ड्सवर्थ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इस लीच गैदरर का ही एक और टाइटल रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको याद रखें, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन 1807 in poems in 2 volumes were originally written in 1802 under the title The Leech Gatherer, है ना। तो ये ओरिजिनली लिखी गई थी 1802 में, पब्लिश 1807 में होती है। ओरिजिनल जो टाइटल है वो लीच गैदरर के नाम से है, विच लेटर ही हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। लीच गैदरर मीन्स द हु कलेक्ट्स लीच, जो लीचेस को कलेक्ट करता है वो लीच कलेक्ट करने वाला लीच गैदरर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सोनेट अपॉन सोनेट, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे, या नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। तो ये जो है सोनेट अपॉन सोनेट, तो वर्ड्सवर्थ नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम 1807 में ये आती है। हैज़ सोनेट एज इट्स सब्जेक्ट, दैट इज़ इट इज़ आ सोनेट अपॉन सोनेट, है ना। तो सोनेट के ऊपर सोनेट, सोनेट अपॉन सोनेट इसका जो है मतलब इसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो आगे हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स ही। लाइक अ ब्रूक, ब्रूक हम कहते हैं किसको, नदी को। लाइक अ ब्रूक डेट डिड बट क्रॉस अ लॉनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कॉट एट एवरी टर्न, companion never lost though a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the Prelude Book 10. Here he tells about the influence of his sister. तो यहाँ इन लाइनों में ये प्रिल्यूड की जो बुक 10 है वहाँ से ली गई हैं, और इनकी जो बहन है, इनकी सिस्टर का जो इन्फ्लुएंस है उसको ये बताती हैं। द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर वेयर। और तो ये जो लाइन है वो इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है ना। अब इसको है ना, द वर्ल्ड इज़ टू मच, उसमें भी है ना कुछ गॉड और सी की बात इन सब की होती है, मगर लाइन को आप ध्यान से यहाँ पे मतलब इसमें अंतर करके रखें कि ये जो लाइन है द मून डथ विद डिलाइट, वहाँ पे वेयर मून का बात करता है ना पोइट, जैसे कि द सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून, वो वाली बात। यहाँ मून डथ डिलाइट की बात है, तो ये इमॉर्टलिटी ओड से है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये जो लाइन है वो द फाउंटेन पोइम में अपीयर होती है, दिखाई देती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, प्रिल्यूड की पहली लाइन है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज, है ना। प्रिल्यूड की पहली लाइन क्या है, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्लीथ, तो ये बोटिंग एपिसोड है ना। स्लीथ चोरी का जो एपिसोड आता है, स्टील करने का, है ना, चुरा लेने का, तो बोटिंग एपिसोड आता है प्रिल्यूड में।
डस्ट एज वी आर, द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। तो ये जो ये प्रील्यूड 1 से ली गई हैं, ठीक है। प्रेज टू द एंड, थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिज़ाइन टू एम्प्लॉय। ये लाइन भी प्रील्यूड 1 में हमें देखने के लिए मिलती हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, A 6 years darling of pygmy side, to whom is Wordsworth referring? यहाँ किसको रेफर कर रहे हैं 6 year darling? तो कॉलरिज का जो बच्चा है, उनका फ्रेंड है ना, कॉलरिज जो है, एस टी कॉलरिज, उनके जो बच्चा है उनको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज़ फ्रॉम, तो ये लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन है टिंटर्न एबे से। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट, है ना। जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? तो जॉन क्रो रैंसम ने इनको जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। नेक्स्ट है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। तो ये जो स्टेटमेंट है J.C. स्मिथ का है, ओके। Who calls Wordsworth one of the chief glorious of English poetry? One of the chief glorious of English poetry. अर्नोल्ड ने ये बात कही है। What does Browning call Wordsworth? तो ब्राउनिंग ने क्या कहा है? ब्राउनिंग ने एक लॉस्ट लीडर कह के इनको संबोधित किया है। और Who calls Wordsworth a moral यून, है ना। तो ये सैले ने इनको कहा है। एग्ज़ाम पॉइंट अभी और भी हैं, पर ये वीडियो लेंदी हो रहा है, इसलिए यहीं पर पॉज करूँगी और कंटिन्यू हम इस सीरीज़ को करते रहेंगे। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर सेंड करें कमेंट के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।